नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। आज मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता जो सच के साथ सच की बात और बड़ी तेजी के साथ रखते हैं। मेरे साथ हैं मास्टर साकिर जी जो कि स्थानीय नगर निकाय में सभासद हैं और समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। चुनाव को लेकर के आज हम इनसे वार्ता करेंगे। स्वागत है आपका मीडिया हलचल पर। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, नामांकन मैनपुरी सीट पर नेताजी के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने भी नामांकन कर दिया है। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है मैनपुरी में इस बार? नहीं, मैनपुरी का तो चुनाव साफ है। मैनपुरी से माननीय नेताजी इतने रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे कि ये संदेश प्रदेश स्तर पर नहीं पूरे देश में जाएगा कि नेताजी की जितनी बड़ी जीत होगी, इतनी बड़ी जीत शायद ही किसी की पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी। जैसा कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इस बार फाइट है वो 1 to 1 है। पहले वोट बंटता था, या प्रदेश में जो सरकार थी, आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आरोप भी लगाया कि पिछले चुनाव में उनके साथ बेईमानी की गई और इस तरह के कुछ आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। क्या लगता है, क्या इस बार अलग होगा इस चुनाव में? देखिए, बीजेपी अपना कैंडिडेट ही क्लियर नहीं कर पाई। सबसे पहले उन्होंने एक अफवाह आई थी कि मतलब राठौड़ साहब को टिकट मिलेगा। फिर उसके बाद पटियाली विधायक ममता शाक्य का बिल्कुल फेसबुक पे आ गया कि बस इनकी घोषणा होने बाकी, औपचारिकता बाकी है। फिर उसके बाद जब उन्होंने कोई नहीं मिला, सारे कैंडिडेट यहाँ से भाग रहे हैं। नेताजी के नाम से सारे कैंडिडेट बीजेपी के भाग रहे हैं सीट छोड़कर। उसके बाद बेचारे प्रेम सिंह साग के घूम फिर के इन्हीं के ऊपर फिर रख दिया गया कि आइए आप चुनाव लड़िए, कम से कम बीजेपी की साख तो बनी रहेगी। लेकिन चुनाव में कुछ नहीं है। चुनाव तो हम आप सभी जानते हैं, चुनाव एक तरफा है। माननीय नेताजी जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ताकि बीजेपी की यहाँ हार हो गई और बहुत बुरी हार हो गई। चाचा जी, शिवपाल जी, जो पार्टी को लेकर खींचतान चल रही, समाजवादी पार्टी में खींचतान, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, कुछ लोग कह रहे हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। क्या असर उनका लगता है आपको प्रदेश में, खासकर मैनपुरी सीट पर क्या असर रखते हैं? नहीं, मैं देखो बार बार पत्रकार महोदय अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि चाचा जी हों, कांग्रेस हो, कोई भी हो, मैनपुरी मुलायम सिंह की है, नेताजी की हमारे है, रहेगी। किसी और का यहाँ कुछ भी नहीं है। चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, कोई भी हो, नेताजी यहाँ जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बहुत विकास कार्य किए, बहुत ही अलग अलग तरह तरह की योजनाएं चलाई। आपको नहीं लगता कि कुछ बीजेपी ने अच्छा किया है, या मतलब क्या लगता है आपको मोदी जी ने कैसा काम किया है? मोदी जी ने काम अच्छा किया, ये आप कह रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड क्या कहता है कि हिंदुस्तान का सारा पैसा लेके भागने वाले गुजराती, सारे आर्थिक स्थिति को बिल्कुल खराब करने वाले गुजराती, अभी हमारे 45 सैनिक शहीद हुए, एक भी गुजराती था, लेकिन पैसा लेके भागने वालों में सारे गुजराती हैं। विकास हुआ ना? विकास मोदी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अपने अडानी है, रिलायंस ग्रुप है, इन्हीं का विकास किया। देश का कोई विकास नहीं। देश बिल्कुल उन्होंने ले जाके पीछे खड़ा कर दिया, देश की एकदम स्थिति खराब कर दी है। अब पहले आप मोदी जी आए थे तो क्या नारा लेके आए थे कि हम आएंगे गरीबी हटाएंगे, हम आएंगे काला धन वापस लाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। कहाँ है रोजगार? नोटबंदी से आपको मालूम 2 करोड़ युवा बेरोजगार हो गया। और कहाँ चला गया हमारा देश? कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया देश को? और कहते हैं देश को मैं, मोदी जी जो योजनाएं गिना रहे हैं, उज्ज्वला योजना है, या जो भी वो आंकड़े प्रेस कर रहे हैं, या देश के जो पाकिस्तान के साथ तनातनी रही, क्या नजरिया आपको? देखिए, जो उनकी उज्ज्वला योजना है उसकी तो पोल हमारे संबित पात्रा ही नहीं खोल दी। आजकल आप फेसबुक पे देख रहे हो, संबित पात्रा ऐसी जगह रुक रहे जाके जहां उसके घर में चूल्हे ही नहीं है, बेचारी घर रोटी बना रही है चूल्हे पे। कहाँ है भारत उज्ज्वला योजना? कहाँ है? आपके लीडर खुद पोल खोल रहे हैं अपनी योजनाओं की, तो हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो तो फेसबुक पे है, आप देख लीजिए। आम है। अच्छा, रह गई पाकिस्तान, इतना तो नहीं, तो ये तो देश का हमारे कहना चाहिए। जब चुनाव आता है तब पाकिस्तान याद आता है, और चुनाव गया, पाकिस्तान का मुद्दा भी गया।
सिर्फ पाकिस्तान को यूज किया जाता। देखिए देश के अंदर क्या है, भगवान का डर दिखाकर दान पेटी को भरना और पाकिस्तान का डर दिखाकर मत पेटी को भरना, ये हमारे देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके जो नुमाइंदे हैं वो सब यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान का डर दिखाओ जो है मत पेटी भरो और भगवान का डर दिखाओ तो दान पेटी भरो, ये उनकी पॉलिसी है। अभी राहुल गांधी जी ने कह दिया कि अगर उनकी सरकार आई तो वो इतने 1000 रुपए सभी परिवारों को देंगे, इस तरह की स्कीम लेकर के आएंगे। क्या लगता है आपको, कोई मास्टर स्ट्रोक है ये उनका? देखिए जब चुनाव का वक्त आता है तो अलग अलग पार्टियों के जो हुक्मरान होते हैं, लीडर होते हैं, वो देश को या देश में योजनाओं का एक लॉलीपॉप देते हैं। लॉलीपॉप तो हमारे मोदी जी ने भी दिया था कि मुझे केवल 100 दिन के लिए सत्ता दे दीजिए, मैं विदेशों में फैला हुआ काला धन सारा का सारा वापस ले आऊंगा। काला धन आया, काला धन कैसे आया मैं आपको एक दुख बताऊंगा। काले धन का एक सिस्टम है आने का। काला धन विदेश में है इसी मुद्दे को लेकर कि जब विदेश से काला धन आ जाएगा तो हमारे देश के अंदर से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, काला धन वापस आएगा, ये नारा था। सबने उनको सपोर्ट किया, सत्ता में आ गए, काला धन आया। काला धन कैसे आया आपको मालूम? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 गुजरातियों को विदेशों में बसाया है। कुछ नाम गुजरातियों को हम इसलिए जानते हैं कि बैंक का पैसा लेके भागे, जैसे मेहुल चौकसी है, नीरव मोदी हैं, इनके नाम तो हम इसलिए जानते हैं कि बैंकों का भी ये पैसा लेके भाग गए, वरना 2000 गुजरातियों को विदेशों में बसाया है। वो आंकड़ा, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो जो काला धन था वो 2000 गुजरातियों में विदेशों में बांट दिया। वो वहां रह रहा है, उस 2000 रुपए 2000 गुजराती उस रुपए से बिजनेस कर रहे हैं और उस पैसे को फिर पार्टी कार्यालय यानी कि बीजेपी की तरफ आ रहा है वापस। तो आप देखिए बीजेपी के पार्टी कार्यालय, आहा क्या 5 स्टार होटल बने हुए हैं। मैंने एक फेसबुक पे फोटो देखी थी कि राम मंदिर और बीजेपी कार्यालय 2014 में, तो राम मंदिर वैसे कि वैसा पड़ा हुआ है कि मैं आऊंगा राम मंदिर बनाऊंगा, बीजेपी कार्यालय की हालत खस्ता है। 2019 में मैंने वो फोटो देखा कि राम मंदिर की तो स्थिति वैसी की वैसी है, लेकिन बीजेपी कार्यालय 5 स्टार होटल में तब्दील हो चुके हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने अपने लोगों को विदेशों में बसाया और उनको वहाँ पर हेल्प करी और उनसे चंदा लेकर के अपने 5 स्टार ये सारे जो है दिल्ली में अपना मुख्य, दिल्ली में पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में उन्होंने, देखिए ना आप 5 स्टार होटल के नुमा आपने पार्टी कार्यालय बनाए हैं। कहाँ से आया पैसा? ये सब विदेशी पैसा, ये सब वही काला धन आ रहा है हमारे देश के अंदर। अगर यही काला धन हमारे गरीबों के 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाते तो कितनी बेवाएं, नोटबंदी में कितने लोग मर गए, कितनी लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितनी बेटियों की शादियां टूट गई, कितने लोग युवा बेरोजगार हो गया, इन सबको रोजगार मिलता। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, इन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। राम मंदिर का आपने जिक्र किया, राम मंदिर के लिए बीजेपी के लोग कहते हैं कि फिर से सत्ता में आएंगे तो अब राम मंदिर बनाएंगे। क्या लगता है आपके राम मंदिर का मुद्दा क्यों बना हुआ है और इसका सॉल्यूशन कभी हो सकता है क्या? भैया मैं मुस्लिम कौम से बिलोंग करता हूँ, मैं ऐसे 100 आदमियों से भगवान के अंदर लिखवा के दे सकता हूं जिन्हें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपना राम मंदिर बनवा लीजिए, लेकिन बनवा लीजिए, इसे चुनाव के वक्त याद मत दिलाइए। काम कुछ देश के हित में भी कर लीजिए मोदी जी। मंदिर बन जाएगा, वहां पूजा होगी, सब काम होंगे, जो करना है वो आप करिए, उस पॉइंट को हटा दीजिए। वो मंदिर आप कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि मंदिर बन गया, आपके पास मुद्दा खत्म हो गया, उस पॉइंट को हटा दीजिए। मैं 100 लोगों से वहाँ से दस्तखत करवा के आपको दे सकता हूँ, ऐसे लोगों से जो आप मंदिर अपना बना लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन बना लीजिए। ये रोज रोज की लड़ाइयाँ तो खत्म हो देश के अंदर। आपको मालूम मंदिर के नाम पर क्यों जनता को गुमराह किया जा रहा है? क्यों इनके साथ जो इनकी मूलभूत सुविधा है, जो इनकी बेसिकल चीज है, उससे क्यों इनको भटकाया जा रहा है? क्यों इनको एजुकेशन से दूर किया जा रहा है? क्यों इनको रोजगार से दूर किया जा रहा है? क्यों इनको हर कारोबार से दूर किया जा रहा है?
इसीलिए दूर किया जा रहा है कि हम आपको मंदिर के, मस्जिद के नाम पर हम आपको भड़काएंगे, कोई काम देंगे नहीं। अगर आपको इन मुद्दों से हटा देंगे तो आप सरकार से सवाल करेंगे, सरकार से अपना हक मांगेंगे, और सरकार के पास इनके जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए ये मुद्दे बार बार आ जाते हैं और चुनाव के वक्त आते हैं, और कुछ नहीं है। यानी आप कह रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा इस बार चुनाव में नहीं चलने वाला है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुद्दा नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है, ये कोई मुद्दा नहीं है। हर बार बीजेपी को इलेक्शन के टाइम पे राम मंदिर याद आता है, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे हैं इस राष्ट्रीय चुनाव में? देखिए, मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति, किसान मजदूर का हक, किसान मजदूर का हक, जो उनका हक है, सत्ता किसान मजदूर के हाथ में होनी चाहिए। जो किसान मजदूर बेरोज फैसला करें, सत्ता को उसके हाथ होना चाहिए, अडानी अंबानी के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इतने सारे प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किए और उससे देश को फायदा हो रहा है, बेरोजगारों को फायदा हो रहा है। बेरोजगारों को फायदा? यार, ये तो पहली स्कीम मैं सुन रहा हूं कि बेरोजगारों को फायदा। बेरोजगारों को क्या फायदा है? बेरोजगार का या बेरोजगारों का सबसे बड़ा काम क्या है? उनको रोजगार मिल जाए, या मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से इन्हें क्या रोजगार मिल गया? कोई रोजगार नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला। ये बिल्कुल फुस हो गई। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये योजना इनकी बिल्कुल सरासर फेल है, फेल है, फेल है। यूपी में क्या लगता है आपको, कितनी सीटें लेकर के आ रहे हैं समाजवादी लोग? अरे, समाजवादी पार्टी हम पूरे की पूरी सीटें जीत रहे हैं। माननीय अखिलेश भैया के नेतृत्व में हम सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं। केवल बीजेपी को अपनी यहाँ से इज्जत बचाना मुश्किल है। बीजेपी यहाँ से, जो पिछली बार उन्होंने 72 या 74 का आंकड़ा था, कितने थे, 74 या 72 का आंकड़ा था, तो वो आंकड़ा उनका इस बार 7 पे आ जाएगा। 2, 4, 6 सीटें मिली तो मिली, नहीं तो इस बार यूपी से बीजेपी का सुपड़ा साफ है। किसान देखिए, किसान कितना परेशान है। आपने गौ के नाम पर लोगों को, गाय माता को बिल्कुल खुला छोड़ दिया। किसान की खड़ी फसल खड़ी हुई है खेतों में, गांव के झुंड झुंड, सांडों के झुंड उसके अंदर घुस जाते हैं, किसान के खेत को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। क्या इनका इंतजाम नहीं हो सकता है? क्या इनके लिए योजनाएं नहीं आ सकती हैं कि इनके लिए गौशाला बनाई जाए, इनको समय पर छोड़ा जाए, इनकी देखभाल की जाए? क्यों किसान आदमियों को मारा जा रहा है? अगर किसान की खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी तो किसान कहाँ जाएगा, किससे रोएगा? उसकी सीधी मार हम आम आदमियों पर पड़ती है। माननीय मोदी जी पर नहीं पड़ेगी, ना माननीय योगी जी पर पड़ेगी। ये सीधी मार हम जैसे गरीब तबके के लोगों जो निवास करते हैं उन पर इसकी मार पड़ेगी। इनके लिए अलग योजना बनाई जाए या अलग गौशाला बना के उनको रोका जाए, ताकि किसानों की फसल को बर्बाद ना किया जाए। बात करते हैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया बहुजन समाजवादी की पार्टी के साथ। बीजेपी वाले कह रहे हैं ठगबंधन है, ये रिश्ता अनमेल, बिना मेल का रिश्ता है, तरीके तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये गठबंधन कहाँ तक जाएगा और क्या भविष्य होगा इसका? नेताजी से पूछा गया कि आप बहन जी के साथ रैली करने वाले, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, वो बोल नहीं रहे हैं बहन जी को लेके, शायद वो नाराज हैं बसपा के साथ गठबंधन को लेकर। नहीं, ये सब हमारे मतलब पार्टी का मैटर है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सुलझ जाएगा। लेकिन गठबंधन, वो एक कहावत याद आ गई, बहुत पुरानी कहावत है कि हम करें, आप करो तो रासलीला, हम करें तो करक्ट ढीला। यानी कि आपका जो 48 पार्टियों से गठबंधन है वो गठबंधन नहीं है। हमारा केवल बसपा के साथ एक पार्टी से गठबंधन है, बसपा से गठबंधन है हमारा, या हमारा 2-4 पार्टियों से गठबंधन है तो वो ठगबंधन हो गया। और तुम्हारा 48 पार्टियों से गठबंधन है तो वो गठबंधन है। वो गठबंधन नहीं है क्या? क्या वो ठगबंधन नहीं है? 48 पार्टियों वाला जो गठबंधन है और इधर 2-3 पार्टियों का जो गठबंधन है, वो या आपने कैसे कह दिया? ये बीजेपी वाले कैसे इस बात को कह रहे हैं कि ये ठगबंधन है, हमारा गठबंधन नहीं है? आप भी तो गठबंधन किए बैठे हुए हो।
अगर हमारा ठगबंधन है तो आपका भी ठगबंधन है। बीजेपी कह रही है कि मोदी के डर से बुआ बबुआ एक हो गए। मोदी के डर से बुआ बबुआ एक हो गए। वाह भाई वाह, खूब बीजेपी वाले लाते हैं निकाल निकाल के, चुटकुले निकाल के लाते हैं, चुटकुले। ये पूरी कॉमेडी टीम होती जा रही, कॉमेडी सर्कस, यानी कि तरह तरह के चुटकुले निकाल के लाते हैं। मोदी का डर नहीं है। मैं एक मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ये मोदी का डर नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने का डर है। एक आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट आया था बीजेपी की मंत्री का कि 2024 में चुनाव ही नहीं होंगे। इसका मतलब कि अगर मोदी दोबारा सत्ता में आते हैं तो लोकतंत्र की जीते जी हत्या, कोई दोबारा चुनाव नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि एक राजा का राज चलेगा, यानी कि गरीब, दलित, SC ST OBC अल्पसंख्यक ये और दबता चला जाएगा और माननीय मोदी के विचारधारा के लोग ऊपर उठते चले जाएंगे, यानी कि हमारे लोकतंत्र की जीती जी हत्या होने वाली है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमें एक होना पड़ा। आज हम और आप बैठे हैं, चुनाव का रिजल्ट आएगा, फिर भी हम और आप बैठेंगे। क्या भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे चुनाव परिणाम को लेकर पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में? देखिए, भविष्यवाणी तो ये है कि बीजेपी नहीं आ रही है, ये क्लियर भविष्यवाणी है। हम सत्ता में, हमसे ही मिलके सत्ता बनेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। हम जिसके साथ खड़े होंगे, समाजवादी पार्टी और PSP का जो एलियंस है, गठबंधन है, ये गठबंधन जिसके साथ खड़ा होगा वही सत्ता पर काबिज होगा। मोदी जी नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो इस गठबंधन की तरफ से आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए? उम्मीदवार तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, उम्मीदवार तो ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताना, उन कैंडिडेटों को जिताना। जब हमारे सांसद जीत के जाएंगे तो एक इनकी पार्लियामेंट की मीटिंग होगी, उसमें ये निर्णय किया जाएगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। ये काम हमारा तो है नहीं। अभी आपने देखिए, इससे पहले चुनाव हुआ था हमारे यूपी के अंदर, विधानसभा का चुनाव हुआ था मुख्यमंत्री, उसमें बीजेपी ने इलेक्शन लिया। उन्होंने कोई योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो घोषित था नहीं। उनके जो MLA जीत के गए, उनकी एक एक्चुअली मीटिंग हुई, उसके बाद उनके सर्व समिति से निर्णय हुआ, उन्होंने अपना योगी जी को मतलब मुख्यमंत्री बनाया। तो ये अभी तो नहीं कह सकते हैं, ये तो हमारे पार्टी के लोग जो हैं जीत के जाएंगे, उन पर डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री किसी को बनाया जाए, एक शिक्षित, समझदार, पढ़ा लिखा, जो देश हित की बात करे, देश को आगे ले जाए, लोकतंत्र को बचाए, संविधान की रक्षा करे, ऐसा प्रधानमंत्री को चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बड़ाई करे और खुद को देश समझे, खुद को सेना समझे, खुद को मतलब सब कुछ समझे। ऐसा मुझको प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मुझको प्रधानमंत्री चाहिए जो कि हमारे गरीबों की, किसानों की, मजदूर की, अल्पसंख्यकों की, दलित की, पिछड़ों की, OBC की बात करे, इनके हक की बात करे, इनको उनका हक दिलाए, रोजगार के अवसर पैदा करे। मुझको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी अल्पसंख्यक मोर्चा के स्थानीय अध्यक्ष मास्टर साकिर जी, जिनका स्पष्ट कहना है कि आने वाली सरकार में भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा और जो सरकार बनेगी वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहयोग से ही बनेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।